नाज़रीन, यमन की जानिब से बेन गोरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर हिट कर दिया गया है और कामयाब जो एयर ब्लॉकेड है वो इसराइल के ऊपर कायम रखे हुए है यमन, और मुसलसल हमले जारी हैं। और यमन के एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद ये पहला हमला है जो यमन की जानिब से किया गया है। और मैक्रोन की जानिब से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का अनाउंस किया गया है, सैंक्शन लगाने का अनाउंस किया गया है। और ये पहली बार है कि किसी बड़ी यूरोपीय ताकत की जानिब से इस तरह की अनाउंसमेंट सामने आई है। सबसे हार्श अनाउंसमेंट सामने आई है जिसमें सैंक्शन लगाने की जब बात की गई है। इसके साथ साथ 300 बड़े स्टार्स हैं हॉलीवुड के, उनकी शोबिज इंडस्ट्री के, जिन्होंने बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है और फिल फॉर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है और फिल फॉर इसराइल को असलहा जो एक्सपोर्ट है वो रोकने का मुतालबा किया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, वो सामने आ गए हैं। ट्रंप की पार्टी के अहम तरीन ओहदेदार वो सामने आ गए हैं और उन्होंने फिल फॉर जो है वो इसराइल को असलहा सप्लाई रोकने का मुतालबा कर दिया है। और इसी तरह जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अंडर स्वेयर प्रेशर हैं कि वो मजीद एक्शंस लें। तो इस वक्त वेस्टर्न गवर्नमेंट जो हैं वो सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर हैं और बड़े गैर मामूली वाकयात वहां पर हो रहे हैं। जिस तरह से उनके लोग खड़े हो रहे हैं और जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है, ये सारी चीजें मजबूर कर रही हैं कि अब जो है वो एक्शन लिया जाए। और फिर जो चाइना का राइज है वो अमेरिका को मुसलसल प्रेशराइज कर रहा है। आज नाज़रीन, चाइना ने अपनी तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया है और चाइना की इनोवेशन के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है। चाइना ने भी आज नाज़रीन रीयूजेबल रॉकेट जो है वो उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। इसका दुनिया में पहला कामयाब तजर्बा जो है वो इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किया और ये स्पेस की दुनिया के अंदर एक इनकलाब था, क्योंकि जो आप रॉकेट्स भेजते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन इलोन मस्क की कंपनी ने दुनिया की तारीख में पहला ऐसा कामयाब तजुर्बा किया कि वो रॉकेट जाता है और फिर वापस भी आ जाता है, यानी कि रीयूज उसको किया जा सकता है। तो ये साइंस की दुनिया में स्पेस रिसर्च के अंदर जो है वो एक इनकलाब के मुतरादिफ था। ये इलोन मस्क ने, और इस वक्त इलोन मस्क की कंपनी के अलावा दुनिया में किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आज दूसरा जो कामयाब तजुर्बा किया है वो चाइना ने कर लिया है। यानी चाइना या तो वो चीजें इनोवेट कर रहा है जो अमेरिका नहीं कर रहा, या जो जिन टेक्नोलॉजीज में अमेरिका आगे है, चाइना बहुत तेजी के साथ उन टेक्नोलॉजीज को भी अप्रोच कर रहा है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आगे आने वाला जो मुस्तकबिल है वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अमेरिकन कंपनी टेस्ला, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, वो नंबर 1 के ऊपर थी। इस वक्त नंबर 1 के ऊपर वो नहीं है, वो नंबर 2 के ऊपर आ चुकी है। और इस वक्त चाइना की कंपनी BYD वो पहले नंबर पर आ चुकी है। और इसी तरह अब स्पेस एक्स की जो एक एक्सक्लूसिविटी उनके पास थी कि सिर्फ उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, चाइना ने वो हासिल कर ली है। तो इस तरह चाइना का राइज, यानी वेस्टर्न गवर्नमेंट है वो क्या कर रही हैं, एक ऐसी जारियत को सपोर्ट कर रही हैं जिसमें औरतें और बच्चे मर रहे हैं और इसका नुकसान ये हो रहा है कि उनकी साख तबाह हो रही है, उनका इमेज तबाह हो रहा है। अल्टीमेटली फिर यहां से रेफ्यूजीज भी जा सकते हैं, उनकी इकोनॉमी को इससे नुकसान हो रहा है। और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि ये ह्यूमन राइट्स के जमीनी यानी इस जंग में मुकम्मल वेस्ट जो है वो लॉस उठा रहा है। और ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि इस्लामी दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो सुपर पावर बनने जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक और ताकत है जो दुनिया में सुपर पावर बनने जा रही है। कुछ और नेशंस हैं जिनको इक्तदार दुनिया का मुंतकिल होने जा रहा है, तो उसमें चाइना सरफहरिस्त है। चाइना की क़यादत के अंदर बहुत सारी नेशंस हैं जो इकट्ठी हो रही हैं और वेस्ट का जो इक्तदार है वो चैलेंज हो रहा है। तो ये एक मुसलसल प्रेशर है जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर इस वक्त है कि वो इस जाहिरियत से निकलें और फोकस करें दूसरी चीजों के ऊपर। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त की सूरत हाल यह है कि अभी तक गजा में जंगबंदी नहीं हो सकी है और अभी तक यूनाइटेड नेशन के जरिए एड दाखिल नहीं हुई। इसराइल ने अपनी तरफ से कुछ ट्रक्स दाखिल किए हैं, लेकिन उसमें तो और ज्यादा कंसर्न है कि वो खाना क्या है, उसमें क्या मिलाया हुआ है। उस हवाले से तो यूनाइटेड नेशन, बाकी गवर्नमेंट्स, उन्होंने बड़े कंसर्न शो किए हैं कि ये तो ज्यादा तशवीशनाक बात है कि मुआहिदे के बगैर और अपने मैकेनिज्म के तहत जो है इसराइल एड दाखिल कर रहा है। वहां पर बड़े हॉरिफिक मनाजर हैं, एड थोड़ी है, लोग ज्यादा हैं। तो ये और जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट है उनके हवाले से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि देखिए वो वर्ल्ड पावर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं, मशरिक से लेकर मगरिब तक। वो चाइना के साथ भी इंगेज कर रहे हैं, वो रशिया के साथ, देखें रशिया और यूक्रेन के जो मुज़ाकरात हैं वो तो मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे हैं। और अमेरिकन के साथ उनके रिलेशंस आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स एक और अदर लेवल के ऊपर जा चुके हैं, ये खुद उन्होंने क्लेम किया। अमेरिकी सदर उनके घर में मधु था, उनका मेहमान था, और यूरोपियन के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन कर रहे हैं। तो दुनिया की कोई ऐसी पावर है नहीं जिसके साथ मिडिल ईस्ट गवर्नमेंट्स इंगेज ना कर रही हो, या जहां तक उनकी बात ना पहुंच पा रही हो, या जिसका सरबराह उनकी एक्सेस के अंदर ना हो कि ट्रंप जो है वो फोन नहीं उठा रहा मिडिल ईस्ट के मालिक का। ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
मैक्रोन इनके मेहमान बने हैं, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर इनके मेहमान बने हैं, इटली की वजीर आजम जो है वो इनकी मेहमान बनी हैं, और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो दौरा करके गए हैं, और अब रिसेंटली ट्रंप दौरा करके गए हैं। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है और बहुत बड़ा अलमिया है, और ये सारी चीजें फिर इनकी इंटेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं पे सवाल उठा देती हैं कि क्या ये वाकईतन इतना जोर भी लगा रहे हैं सीज फायर के लिए। तो सबसे अलमिया ये है, और पता नहीं तारीख में किस तरह से इस सारे मामले को याद रखा जाएगा। ये सब सारी दुनिया के साथ ये राब्ते में भी हैं, वो ताकतें जो सीज फायर करवा सकती हैं उनके साथ तो इनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं हो पा रहा? तो ये सबसे बड़ा सवाल जब इनके ऊपर है। लेकिन जहां तक वेस्टर्न अब गवर्नमेंट्स की बात है, दुनिया इस जेनोसाइड का बोझ नहीं उठा पा रही, बहुत मुश्किल हो रहा है दुनिया के लिए। और वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस वक्त शदीद प्रेशर के अंदर है, क्योंकि उनकी सपोर्ट के साथ इजराइल कायम हुआ, उनकी सपोर्ट के साथ ये सारी जहरियत अभी तक जारी है। जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं वहां से अभी तक असलहा जब इजराइल को आ रहा है, उनका इमेज भी डिस्ट्रॉय हो रहा है और उनके लिए बड़ा मुश्किल तर होता चला जा रहा है दिन ब दिन। और इजराइल जो है वो इस जहरियत को मजीद जारी रख के एक प्राया स्टेट जो है वो बनता चला जा रहा है और दुनिया में अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, और उसकी ये सारी एट्रोसिटीज, उसका ये सारा जबर, उसका ये सारा जुल्म उसको उसके अंजाम से किसी तौर बचा नहीं सकता है। अब आप जरा सुनते जाइए कि दुनिया में इस वक्त पिछले घंटों के अंदर कितने बड़े वाकयात हो गए हैं, और अक्रॉस द ग्लोब जो है ये वाकयात हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा वेस्टर्न गवर्नमेंट्स वो जो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, उनको दुनिया में कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, कहीं मुंह छुपाने की उनको जगह नहीं मिल रही है। वो जहां जाते हैं, दुनिया के जिस कोने का भी विजिट करते हैं, वहां पर उनके डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और अगर वो अपने मुल्क के अंदर हैं तो उनके अपने लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आगाज नज़र हम मैक्रोन से करते हैं, जो इस वक्त आसियान के विजिट के ऊपर हैं। वियतनाम वो गए, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया में फलस्तीन रियासत और उनके डबल स्टैंडर्ड्स पर बात हुई, और अब वो सिंगापुर पहुंचे हैं, और सिंगापुर में ये उनका यानी आखिरी आसियान के मुल्कों में ये आखिरी दौरा है, उसके बाद वो वतन वापस रवाना हो जाएंगे। और यहां पर खड़े होकर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और ये सबसे हार्श स्टेटमेंट है जो किसी बड़ी यूरोपीय ताकत की जानिब से सामने आई है। उन्होंने सैंक्शन लगाने का अनाउंस किया है और कहा है कि यहां तक उन्होंने बात कर दी है कि अब वक्त आ गया है कि हम अगले घंटों के अंदर एक्शन लें अगले घंटों के अंदर, क्योंकि हालात अब बहुत बिगड़ चुके हैं। तो अब जरूरत है समझ के अगले घंटों के अंदर एक्शन लिया जाए। यूरोपियन यूनियन मस्ट टफन इजराइल स्टांस, मैक्रोन वार्न्स ऑफ सैंक्शंस एंड स्ट्रेसेस पैलेस्टीनियन स्टेटहुड एज पॉलिटिकल नेसेसिटी। और साथ उन्होंने कहा कि जो फलस्तीनी रियासत है वो इस वक्त की जरूरत बन गई है, एक पॉलिटिकल नेसेसिटी बन गई है फलस्तीनी रियासत, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। अगर ये नहीं बनाई जाती तो फिर मामलात खराब हैं। और साथ उन्होंने सैंक्शंस की बात कर दी है। यूरोपियन नेशंस मस्ट harden the collective position against Israel if the humanitarian catastrophe in Gaza is not urgently addressed। तमाम यूरोपीय यूनियन के मेंबर स्टेट्स को कलेक्टिवली बहुत हार्श और बहुत हार्ड और बहुत टफ पोजीशन जो इजराइल के खिलाफ लेनी चाहिए। 17 मेंबर स्टेट्स है वो ऑलरेडी ये मुतालबा कर चुके हैं, और नेदरलैंड की जानिब से प्रपोजल आ चुका है, जिसके ऊपर जो है वो फॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स है उनका आगाज कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले किस दिन जो है वो वोटिंग बुलाई जाती है। 20 कंट्रीज की वोटिंग चाहिए, उसके बाद वो जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, और वो बहुत बड़ा इकदाम होगा, बहुत बड़ा इकदाम होगा। और 3 वोट्स मजीद चाहिए। और आज मैक्रोन कह रहे हैं कि तमाम यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स को जो है वो टफन स्टांस जो है लेना चाहिए, मजीद हार्ड स्टांस लेना चाहिए। एक्शन वाज नीडेड इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स एंड डेज। अब वक्त आ गया है कि हम एक्शन ले अगले चंद घंटों के अंदर, इतने ज्यादा हालात खराब है। माउंटेन यूरोपियन अनईज ओवर द डेटरेटिंग सिचुएशन इन गाजा वेयर मोर देन 8 months ऑफ रिलेंटलेस इजरायली एग्रेशन एंड अ टाइटन ब्लॉकेड have pushed the civilian population to the brink. This mention of sanction marks one of the strongest statement yet from a European head of the state regarding accountability measures. ये सबसे बड़ी हार्श स्टेटमेंट आई है किसी यूरोपियन बड़ी ताकत के हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जानिब से कि सैंक्शन और ये सारा एक्शन लेने की जो बात है उन्होंने की है। तो अब आप देखिए कि ये गवर्नमेंट है वो किस तरह से मजीद मजबूर से मजबूर होती चली जा रही है। ये दुनिया के जिस कोने में भी जा रही है, वो सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बात फलस्तीन की हो रही है, क्योंकि वो दुनिया में जिस भी कोने में जा रहे हैं उनसे सवालात उनके डबल स्टैंडर्ड्स पर हो रहे हैं, और अब दुनिया से उन्होंने इंगेज करना है। उनके अपने बहुत सारे मसाले हैं, ये जंग उनको अफोर्ड नहीं हो पा रही है, और अगर वो अपने मुल्क के अंदर हैं तो उनके अपने लोग सवाल उठा रहे हैं। अब आप जरा देखिए, 300 हॉलीवुड के टॉप स्टार्स उन्होंने जनाब बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है, इमीडिएट सीज फायर का मुतालबा किया है, इमीडिएट असलहा एक्सपोर्ट को बंद करने का जो है वो मुतालबा किया है। दुआ लिपा अदर स्टार्स प्रेस प्राइम मिनिस्टर ओवर यूके कंप्लिसिटी इन गाजा हॉरर्स। उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि आप जेनोसाइड के हिस्सेदार हैं, मतलब देखिए उनके पास कुछ जस्टिफिकेशन नहीं बची है। उनके अपने लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि आप जेनोसाइड के हिस्सेदार हैं, आप ये जो इतने मुहज़्ज़ब बने फिरते हैं। तो
300. More than 300 public figures have signed an open letter addressed to UK Prime Minister Keir Starmer demanding urgent action, fill for action होना चाहिए to end Britain's role in the unfolding Gaza humanitarian crisis. यूरोप में फंसा हुआ है. यूरोप ने इसराइल को इतना जो है वो एक बना दिया कि उसको इतना उसकी हर बात को माना, और उसने जो भी यहां जंगे फसाद जो भी यहां पर अट्रोसिटीज की उसको कभी जो है वो क्वेश्चन नहीं किया. तो अब मामला वहां पर खड़ा हुआ है कि वो जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल खत्म, और सीज फायर के साथ फलस्तीनी रियासत की अनाउंसमेंट जुड़ी हुई है. तो वेस्ट फंसा हुआ है कि वो तो 100 साल कुछ और करता रहा है, अब सीज फायर के साथ फलस्तीनी रियासत है, यानी चीजें मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगी. मिडिल ईस्ट 100% टोटली जो है वो बदल जाएगा. तो वो फंसे हुए हैं कि अब करना क्या है. यानी उन्होंने इजराइल को इतना पैम्पर किया और इतना उसको कवर दिया, इतनी उसको शील्ड दी उसके तमाम जुल्म और बर्बरियत के ऊपर. तो अब देखें इजराइल का तो सारा नक्शा ही बदल जाएगा ना, इजराइल की तो सारी पावर ही बदल जाएगी, फलस्तीनी रियासत अनाउंस करना पड़ेगी साथ. तो यहां पर जो वेस्ट है ना वो फंसा हुआ है, लेकिन अब उनके पास इसके सिवा चारा कोई नहीं है. जैसे मैक्रोन ने कहा पॉलिटिकल नेसेसिटी बन गया है, मजबूरी बन गई है, ये उनके अपने अल्फाज हैं. द सिग्नेटरीज कंडेम यूके's continued arms sales to Israel publicly and accused the government of enabling the collective starvation of Palestinians. जो वहां पर फलस्तीनी मर रहे हैं उसमें बरतानिया की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये उन्होंने लेटर लिखा है. We urge you to take immediate action to end the UK complicity in the horrors in Gaza. Called for an immediate suspension of all UK arms exports to Israel. Fill for जो है वो असलिया की जो बंदिश है. देखिए ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिसके जरिए ये जो ताकतें हैं ये दुनिया के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर कायम रखे हुए हैं. देखिए हार्ड पावर आपकी नहीं कामयाब हो सकती जब तक आपके पास सॉफ्ट पावर ना हो. और सॉफ्ट पावर आपकी क्या है? आज के दौर में आपका सिनेमा है, आपकी ये शोबिज इंडस्ट्री है, आपका लिटरेचर है, ये सारे आपके सॉफ्ट पावर कहलाती है, आपका इन्फ्लुएंस आपका. अब आप देखिए यही वो लोग हैं जिनकी वजह से वेस्ट की जो कल्चरल सुपीरियरिटी है वो बाकी दुनिया के ऊपर कायम है. अब आप देखिए बड़े सगीर का अपना लिबास है, अपनी जुबान है, अपना कल्चर है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? उनकी जुबान बोलते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं. और ये पूरी दुनिया में आप देखिए ये जो कल्चरल सुपीरियरिटी है ये किसकी वजह से है? इन्हीं लोगों की वजह से है जिनको हम देखते हैं, और उनकी बातें और उनका लिबास और उनका तरीकाकार, रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल हमारे पर असर रखता है. ठीक है ना? तो ये वो लोग हैं जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करते हैं. बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये, उनकी दुनिया के ऊपर गलबे में इनका अहम तरीन किरदार है, क्योंकि ये सॉफ्ट पावर जो है वो दुनिया में इन्हीं के जरिए कायम होती है. हार्ड पावर तो मिलिट्री पावर होती है ना, सॉफ्ट पावर इनके जरिए. तो ये लोग खड़े होकर कह रहे हैं, तो इनको अब क्या जवाब देंगे? उनके अपने लोग कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आप क्या इधर उधर की बातें सुनाते हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं और फिल फॉर ये करें. अब आप देखिए एक और बड़ा वाकया हुआ है. पियर्स मॉर्गन, आप में से बहुत सारे लोग इस शख्स के बारे में जानते होंगे, ये बहुत बड़ी मीडिया पर्सनैलिटी है और बरतानिया से इनका ताल्लुक है. इनका शो जो है वो सबसे ज्यादा फेमस शो है, सबसे ज्यादा रेटिंग उस शो की आती है. और ये कट्टर प्रो इसराइली, बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट और कट्टर प्रो इसराइली, ठीक है. और इस पूरी जारियत के अंदर इसका शो जो है वो मरकज रहा है, क्योंकि वहां पर प्रो पैलेस्टाइन वॉइसेस बैठती रही हैं और एक भरपूर जंग जो है वो इसके शो के ऊपर रही है. और इसने डिफेंड किया इसराइल को, उस मतलब हॉस्पिटल्स को बॉम्ब किया जा रहा है, जो सारे जुल्म बर्बरियत होती रही, इसने हर हाल में इसराइल को डिफेंड किया. लेकिन अब क्या हुआ है? ये बंदा भी इसराइल को डिफेंड करने की गुंजाइश खो चुका है. यानी हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो एक सिंबल है वेस्ट का. मतलब इसका आपने शो देख लिया तो आपको पता है कि वेस्ट के मीडिया में क्या चल रहा है, और ये सबसे बड़ा इसका फेमस शो है, सबसे ज्यादा रेटिंग वाला शो है, और एक प्रॉपर समझ ले कि पिलर की हैसियत रखता है प्रोपेगेंडा के हवाले से, एक सतून की हैसियत रखता है. इसने इस पूरी जारियत के दरमियान इसराइल को डिफेंड किया, लेकिन अब ये बंदा भी अपनी गुंजाइश जब वो खो चुका है. अभी ताजा तरीन शो के अंदर क्या हुआ है, और वो पूरी दुनिया में वो शो इस वक्त वायरल है. इजरायली एम्बेसडर को इसने बुलाया हुआ था अपने शो के अंदर, और इजरायली एम्बेसडर की मुंह के ऊपर इसने बोला कि यू आर किलिंग चिल्ड्रन, यू आर किलिंग बेबीज. ये जनाब इसने उसके मुंह के ऊपर बोला और कहा कि तुम्हारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. और इसने कहा कि जब तुम ये बताते हो कि वहां पर इतने हजार हमास के फाइटर्स मर गए हैं, तो हमें ये नंबर्स क्यों नहीं बताते कि वहां पर बच्चे कितने मरे हैं? जब तुम एक साइड के नंबर्स तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से बताएं, तो दूसरी साइड के नंबर जो है वो तुम्हें, और वो बुखला गई इजरायली एम्बेसडर, क्योंकि उसको वो तो अपने शो में बैठी हुई थी, उसको तो अंदाजा नहीं था कि पियर्स मॉर्गन ये बात कर रहे हो. तो उसने कहा ये आप जो सारी बातें कर रहे हैं वो इररेलेवेंट है. तो इससे ये और ज्यादा मतलब एक जज्बाती भी हो गया, और उससे भी उसने कहा कि बच्चों का मरना आपके लिए इररेलेवेंट है. तो वो क्लिप्स इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वायरल हैं. तो बताने का मकसद यह है कि इसके शो के ऊपर एक जंग चली है कि 7 अक्टूबर के बाद से एक
ایک نیریٹو کی وار ہے جو اس کے شو پر چلی ہے. حماس کی کیا لیجیٹیمیسی ہے, سیلف ڈیفense کا کیا مطلب ہے, فلسطینیوں کے رائٹس, فلسطین ریاست ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, 2 اسٹیٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یعنی ایک نیریٹو ہے جو چلتے 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 وہ اب یہاں تک پہنچ گئے. اور آخر میں جیت کس کی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, آخر میں پرو پیلسٹائن جو وائسز ہیں ان کی جیت ہوئی اور سچ بالکل سامنے آیا. یعنی یہ اتنے بڑے لوگ جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی طور پر اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں, ان کے پاس گنجائش ہی نہیں بچی ہے. مطلب کیا کیسے ڈیفینڈ کریں؟ اور اس میں بہت بڑا کردار یہ ہے کہ جب ان کے اپنے لوگ بولنا شروع ہو گئے, جب عالم عدالت نے کہہ دیا, ان کی عدالتوں نے, جب شوبز سٹارز کھڑے ہو گئے, جب یونائٹڈ نیشن رپورٹس پیش کر رہا ہے, جب ان کے پارلیمنٹ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, پھر بہت ساری یورپین گورنمنٹس نے کہہ دیا کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, تو اس کے بعد یہ کیا اپنی گورنمنٹس کے خلاف جائیں گے؟ ٹھیک ہے, تو نہیں جا سکتے نا. پھر لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے کہ لوگوں کے سامنے سچ آ چکا ہے, تو یہ کتنی دیر اس سے جب وہ چھپائیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں. اب آپ دیکھیے یو ایس ریپبلکن جو ریپرزینٹیٹو ہیں, ویری فیمس دا تھامس میسی, انہوں نے کچھ دیر پہلے اسرائیل کو اسلحہ بندش کا مطالبہ کر دیا ہے. ان کا تعلق ٹرمپ کی پارٹی سے ہے اور یہ بہت سیزنل پولیٹیشینز ہیں. وی مسٹ اینڈ آل فارم آف یو ایس ملٹری سپورٹ ٹو اسرائیل امیڈیٹلی. اب آپ ذرا واقعات کو کریکٹ کرتے آئیے. ویسٹرنز who support Israel are abandoning it one by one, ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, until it eventually become a pariah state. pariah state اس کو کہتے ہیں کہ دنیا بالکل اس کو آئسولیٹ کر دیتی ہے, and its war crimes are pursued all over the world. اب جہاں پر ان کے فوجی جا رہے ہیں وہاں پر ان کے اوپر جب وہ لا سوٹ فائل ہو رہے ہیں, تو پوری دنیا میں یہ جہاں پر ہیں ان کو دنیا نشانے کے اوپر لے رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ پہلے کیا ہوتا تھا, امریکہ کا, برطانیہ کا, ویسٹ کا, ان کے میڈیا کا کیا بیانیہ تھا کہ یہ تو حماس کہہ رہی ہے کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, یہ تو حماس کہہ رہی ہے کہ ہاسپٹلز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. حالانکہ اسرائیل تو سیلف ڈیفenس کر رہا ہے, ایڈ ورکرز کو بھی نشانہ بنایا تو وہ الزام بھی حماس کے اوپر ڈال دیا گیا. یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اب ایران یا ریزسٹنس نہیں کہہ رہے, اب ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں, اب جو ہے وہ ان کے شوبز سٹارز کہہ رہے ہیں, ان کے کریڈیبل جو اپنے ٹاپ آفیشلز اور انفلوئنسرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کی بہت ساری اپنی گورنمنٹس کہہ رہی ہیں. تو اب کیا اس بیانیے کو اب کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اور اگلی بات سنیے, امریکہ کی طرف سے سب سے بڑا جو کارپوریٹ ایکشن ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. یعنی جو کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ اس کا تو وہ سیاست سے ذرا دور رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر بھی جیسے ہالی ووڈ کے اوپر انفلوئنس ہے تو کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر بھی اسرائیل کا انفلوئنس ہے. تو سب سے بڑا کارپوریٹ ایکشن سامنے آیا ہے. بین اینڈ جیری, یہ امریکہ کی بہت فیمس آئس کریم برانڈ ہے. بین اینڈ جیری نے آج فلسطین کی بھرپور سپورٹ کا اناؤنس کر دیا ہے اور اسرائیل کو یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے. ویری فیمس برانڈ, امریکہ میں جو رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا, بین اینڈ جیری. انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اسرائیل غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے اور بھرپور فلسطینی وائسز کی سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا. بین اینڈ جیری ڈیفائز یونیلیور برانڈز اسرائیلی وار آن غزہ جینوسائیڈ, ری افرمنگ دا برانڈز کمٹمنٹ ٹو ہیومن رائٹس and exposing Unilever's reluctance to confront growing international condemnation of Israeli atrocities. اب Unilever ان کا کوئی پارٹنر برانڈ ہوگا تو انہوں نے کھل کر اس کے بارے میں بات کیا کہ یہ کوئی ایکشن لینے سے قاصر ہے اور ہم جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم جوائن کرتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وہ لوگ جو اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں فلسطین کی آواز بن رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ آج جوائن کرتے ہیں. اور وہ جنہوں نے پٹیشن سائن کی, وہ جو سٹریٹس کے اندر مارچز کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, اور وہ جو اپنی گرفتاری کے خطرے کے باوجود جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, آج ہم بھی ان کو جوائن کرتے ہیں. The statement marks one of the strongest political position taken by US-based cooperation since the start of the Gaza war and reignite the tensions over Ben and Jerry corporate activism over Gaza. ایک ہفتہ قبل کیا ہوا تھا کہ سینٹ کے اندر جو سیکٹری آف ہیلتھ ہے وہ اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, تو وہاں پر بین اینڈ جیری کے جو سی اوز ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, دونوں میاں بیوی. تو انہوں نے جناب وہاں پر کھڑے ہو کر نعرے لگانا شروع کر دیا اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور یہ بہت ہی غیر متوقع تھا کہ انہوں نے لوگ, مطلب عام لوگ نہیں وہاں پر بٹھائے تھے, کیونکہ بلنکن کے ٹائم سے وہاں پر ہر ہیئرنگ کے درمیان شور اور وہ سارا ہوتا رہا, ہر ہیئرنگ میں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے اور نعرے لگاتے. تو اب کی بار انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر مطلب ٹاپ کے لوگ بٹھائے, یعنی بین اینڈ جیری کا سی او بیٹھا ہوا ہے, تو ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بھی فلسطین کے حمایتی نکل آئیں گے, تو انہوں نے جناب وہاں پر نعرہ لگایا اور پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا. آج انہوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ جو اناؤنس کر دیا ہے. اور اگلی بات سنیے, کینیڈین این جی اوز ڈیمانڈ کارنے ایکٹ اپون ہز پرومسز آن غزہ. جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں وہ انڈر سویئر پریشر ہیں, ابھی ان کی گورنمنٹ آئی ہے, انڈر سویئر پریشر ہیں کہ آپ ایکشن لیں, کیونکہ ڈیورنگ دا الیکشن کیمپین انہوں نے فلسطین کی حمایت, اور ابھی انہوں نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی اور کنکریٹ میئرز لینے کی بات کی. تو ان کے اوپر اب آپ دیکھیں میکرون نے پہلی بار سینکشن کی بات کر دی, پھر آگے چلتے چلتے آئے اور یو ایس ریپبلکن اور یہ کارپوریٹ سیکٹر اور کینیڈا کے پرائم منسٹر
ان تمام چیزوں کو آپ کنیکٹ کریں. اور جیسے میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ سی آئی اے کی جو ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کا بیٹا رشینز کی حمایت میں یوکرین کے خلاف لڑنے چلا گیا صرف اس بات پر کہ ان کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا. انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ رشیا کے ساتھ غلط کر رہا ہے اس لیے میں رشینز کے ساتھ جا رہا ہوں, اور وہ وہاں پر مارا گیا بیٹل فیلڈ کے اندر, ینگ بوائے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ نفسیاتی ایک بوجھ ہے جو یوکرین جو جنگ کا وہ جنگ ہے اور یہ جارحیت ہے, اس کا مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کیسے بوجھ اٹھائیں گے. اس لیے ان کے چاہے سپورٹس ہو, چاہے شوبز ہو, چاہے باقی آفیشلز ہوں, پارلیمنٹ ہو, وہاں سے یہ آوازیں جو وہ اٹھ رہی ہیں. اور صرف مڈل ایسٹ کے حوالے سے ڈس اپوائنٹنگ یہ ہے کہ کیا انہوں نے سارا زور لگا لیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو ان سے اٹھ رہا ہے. کیا انہوں نے پورا ڈپلومیٹک پریشر استعمال کر لیا ہے؟ لگتا تو ایسا ہے کہ اگر انہوں نے سارا پریشر استعمال کیا ہوتا تو اسرائیل کو یہ نوبت جہاں تک وہ پہنچا ہے, جو اس نے ظلم اتنا عرصہ ہو گیا, 20 مہینے ہو چکے ہیں اور نہیں روکا جا سکا, اگر شاید مڈل ایسٹ نے پورا زور لگایا ہوتا تو یہاں تک نوبت نہ آ پہنچتی, یہ ایسا لگتا ہے. یمن نے ایک بار پھر اٹیک کر دیا ہے. یمن اناؤنس سکسیسفل ہائپرسونک میزائل اسٹرائک آن بین گورین. تو یمن کو کون روکے گا؟ ان کے حملے جو مسلسل جاری ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.